नमस्कार, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंट्री साइड एचपी एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं और उसमें जो बीएड का पोर्शन है, उसके डिटेल लेक्चर लेके आए हैं। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक एजुकेशन सिस्टम को समझने से पहले हमें जो वैदिक टाइम पीरियड है उसको समझना इम्पोर्टेंट है। जो वैदिक टाइम पीरियड है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो वैदिक काल है, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक माना जाता है, जबकि जो उत्तर वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। जो वेद है, वेदों की संख्या हमारे पास कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। जो दूसरा वेद है वो सामवेद है। तीसरा वेद यजुर्वेद है और जो चौथा और नवीन सबसे वेद है वो अथर्व वेद है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है और सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में किस वेद का निर्माण हुआ? तो उसका आंसर होगा अथर्व वेद, जो सबसे नवीन वेद है अथर्व वेद। जो वैदिक टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक माना जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ, वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। जो वैदिक काल में, जो वैदिक टाइम पीरियड में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। सामान्य बच्चों को परिवार में विद्या आरंभ संस्कार और गुरुकुल में उपनयन संस्कार के बाद विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले ज्ञान एवं कौशल में प्रशिक्षण को शिक्षा कहा जाता था। जो सामान्य बच्चे होते थे, जो सामान्य परिवार होते थे, जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो कहाँ पे दी जाती थी? वो परिवार में दी जाती थी और परिवार में विद्या आरंभ संस्कार सबसे पहले किया जाता था। और जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी? वो गुरुकुल में दी जाती थी। और गुरुकुल में जब शिक्षा आरंभ होती थी तो उससे पहले जो उपनयन संस्कार, जो बालक होता था, जो शिष्य होता था, उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। उसके बाद ही उसे कला कौशल एवं प्रशिक्षण की शिक्षा दी जाती थी। जब शिष्य गुरुकुल शिक्षा पूरी कर लेता था तो समावर्तन समारोह होता था। जब एक बालक कौन सी अपनी गुरुकुल की शिक्षा पूरी कर लेता था तो समावर्तन समारोह किया जाता था। इस समारोह में गुरु शिष्यों को उपदेश भी देते थे। जो गुरु होता था वो अपने शिष्यों को उपदेश देता था। क्या उपदेश देता था? स्व अध्याय में कभी प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य मत करना। स्व अध्याय होता है कि स्वयं के द्वारा जो सीखते रहना, कि अपने जीवन भर जो प्रक्रिया है सीखने की वो चलती रहनी चाहिए, निरंतर चलती रहनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का प्रमाद, आलस्य मत करना। इसका अर्थ हुआ कि उस काल में जीवन भर स्व अध्याय द्वारा ही ज्ञान अर्जन किया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा के प्रकार, जो हमारे पास अगला पॉइंट है वो है कि वैदिक काल में शिक्षा के प्रकार। कि वैदिक काल में शिक्षा कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की थी। जो पहली थी वो थी प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी थी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था परिवार में ही होती थी। जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो कहाँ पे होती थी? वो परिवार में ही होती थी। और यह लगभग 5 वर्ष की आयु पर, कितनी वर्ष की आयु पर? 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन में बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ पे दी जाती थी? उसकी व्यवस्था परिवार में की जाती थी। और शिक्षा देने से पहले उसको क्या किया जाता था? उसका कौन सा संस्कार किया जाता था? विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। और कितने वर्ष की आयु में? 5 वर्ष की आयु में विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा करवाया जाता था। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है कि जो विद्या आरंभ संस्कार है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? तो उसका आंसर होगा जो परिवार का कुल पुरोहित होगा उसके द्वारा विद्या आरंभ संस्कार करवाया जाता था। कुल पुरोहित नए वस्त्र बिछाता था और उस पर चावल भी बिछाता था। इसके बाद वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की आराधना की जाती थी और बच्चे की उंगली पकड़कर उसके द्वारा बिछाए हुए चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। देखो, जो चावल बिछाए जाते थे उन चावलों में जो बच्चे की उंगली पकड़ के उसमें क्या किया जाता था? उन चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे और इसके बाद बच्चे की जो शिक्षा थी वो नियमित रूप से प्रारंभ होती थी।
वैदिक काल में जो शिक्षा थी, वो शिक्षा के कितने दो प्रकार थे, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। और जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ, उसकी व्यवस्था कहाँ पे होती थी, उसकी व्यवस्था परिवार में होती थी। और जो लगभग कितने 5 वर्ष की आयु पर शुरू होता था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक काल में जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कितने वर्ष की आयु पर दी जाती थी, तो उसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष की आयु पर। और उस समय कौन सा संस्कार किया जाता था, विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। और किसके द्वारा करवाया जाता था, परिवार के कुल पुरोहित के द्वारा विद्या आरंभ संस्कार करवाया जाता था। किसमें, प्रारंभिक शिक्षा में। जो हमारे पास यहाँ पे दूसरी शिक्षा थी वो थी उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा, वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था कहाँ पे होती थी, गुरुकुल में होती थी। ठीक है, और ये कब से कब तक होती थी, 8 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बच्चे गुरुकुल में प्रवेश होता था। कितने वर्ष से, 8 वर्ष की आयु से गुरुकुल में प्रवेश होता था। जबकि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष की आयु में दी जाती थी, 5 वर्ष की आयु में आरंभ होती थी। जबकि यहाँ पे जो गुरुकुल शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, वो कितनी वर्ष की आयु में शुरू होती है, वो 8 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु में प्रवेश होता था। ब्राह्मण बच्चों को 8 वर्ष की आयु में वसंत ऋतु में, देखो जो ब्राह्मण के बच्चे थे उनको कितने वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। और कौन सी ऋतु में दिया जाता था, बसंत ऋतु में। जो क्षत्रिय बच्चे थे, क्षत्रियों के जो बच्चे थे, उनको शिक्षा 10 वर्ष की आयु में गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। और कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। और जो वैश्य थे, वैश्य बच्चों को 12 वर्ष की आयु में और पतझड़ ऋतु में उनका प्रवेश गुरुकुल में होता था। देखो यहाँ पे जो वैदिक टाइम पीरियड है, वैदिक टाइम पीरियड में जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था कितने वर्ण थे, 4 वर्ण थे। जिसमें सबसे पहले है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। तो इसमें जो उच्च शिक्षा है, इन सब के लिए क्या है, आरंभ में जो उपनयन संस्कार होता था, ठीक है, जब वो उनको प्रवेश मिलता था गुरुकुल में। और प्रवेश की जो आयु थी सबके लिए क्या थी, अलग अलग थी। जैसे ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष थी, और क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष थी, और वैश्यों के लिए कितनी वर्ष थी, 12 वर्ष थी। और अलग अलग ऋतुओं में सबके लिए थी। जैसे ब्राह्मणों के लिए वसंत ऋतु में, क्षत्रियों के लिए ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य बच्चों के लिए पतझड़ ऋतु में गुरुकुल में प्रवेश होता था। और गुरुकुल में जब प्रवेश होता था, उसमें कौन सा संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि उच्च शिक्षा में या गुरुकुल में जब शिक्षा प्रारंभ होती थी, तो उस समय कौन सा संस्कार किया जाता था, तो उस समय उपनयन संस्कार किया जाता था। और इसके बाद जो शिक्षा, उच्च शिक्षा होती थी, उपनयन संस्कार के बाद प्रारंभ की जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। वैदिक काल शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में 3 तथ्य उल्लेखनीय है। जिसमें जो पहला तथ्य है वो क्या है, कि राज्यों के नियंत्रण से मुक्त। वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो शिक्षा की व्यवस्था करना था, वो राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। परिणाम स्वरूप उस पर राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं था। देखो क्या क्वेश्चन बनेगा, कि वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो राज्य उसका उत्तरदायित्व था कि नहीं था, तो वहां पे उसका आंसर हो जाएगा कि उसका उत्तरदायित्व राज्य का नहीं था। जो वैदिक काल की शिक्षा थी उसमें राज्य का किसी भी तरह का कोई भी रोल नहीं होता था। जैसे कि आज के टाइम में हम क्या देखते हैं, कि जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन के ऊपर राज्यों का जो क्या होता है, पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। इस काल में शिक्षा का पूर्ण रूप से गुरुओं के व्यक्तित्व में नियंत्रण होता था। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, कि वैदिक काल में जो शिक्षा का नियंत्रण है वो किसके हाथ में होता था, तो वो होता था गुरुओं के व्यक्तिगत नियंत्रण में। और दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, वो है निशुल्क शिक्षा। वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से निशुल्क थी। यहाँ से ये क्वेश्चन क्या बनेगा, कि वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो कैसी थी, निशुल्क थी। और शिष्यों के आवास भोजन की व्यवस्था गुरु स्वयं करते थे। लेकिन शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्य गुरुओं को अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा अवश्य देते थे। देखो उस टाइम पे जो शिक्षा थी वो कैसी थी वैदिक काल में, वैदिक काल में शिक्षा निशुल्क थी। और जो शिष्य होते थे उनके लिए जो आवास और भोजन की व्यवस्था भी कौन करते थे, गुरु करते थे। परंतु जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, तो गुरुओं को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। जो तीसरा पॉइंट है वो है आय के स्रोत, दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा। वैदिक काल में गुरुकुलों को आज की भांति राज्यों से कोई निश्चित अनुदान प्राप्त नहीं होता था। जैसे हम आज के टाइम में क्या देखते हैं, कि जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, तो उनको कौन
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी क्या करती है, ग्रांट देती है, ठीक है, अनुदान देती है। जबकि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, राज्य के द्वारा कोई निश्चित अनुदान नहीं दिया जाता था। उस समय राजा महाराजा समाज के धनी वर्ग के लोग इन गुरुकुलों में स्वेच्छा से भूमि, पशु, अन्न, वस्त्र, पात्र और मुद्रा दान स्वरूप भेंट करते थे। उस समय के जो धनी लोग थे या महाराजा महाराजा थे, वे गुरुकुलों को क्या देते थे, वो भूमि देते थे गुरुकुलों को बनाने के लिए, पशु देते थे, अन्न देते थे, वस्त्र देते थे, मुद्रा आदि दान में देते थे। गुरुकुल की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिष्य समाज में निहित भिक्षा मांग कर लाते थे। जैसे हम गुरुकुल में क्या देखते थे कि गुरुकुल में क्या व्यवस्था थी, गुरुकुल में व्यवस्था थी भिक्षा मांग कर लाने की, कि जो गुरुकुल के शिष्य जितने भी होंगे वो भिक्षा मांगने जाएंगे। इन गुरुकुलों की आय का तीसरा स्रोत गुरु दक्षिणा था। देखो पहला स्रोत क्या था कि जो उस समय के जो राजा महाराजा थे या धनी वर्ग थे, वो पहला आय का स्रोत था, और जो दूसरा स्रोत था वो था भिक्षा मांगना, और जो तीसरा आय का स्रोत था वो कौन सा था, गुरु दक्षिणा था। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन काल में या वैदिक काल में आय के स्रोत क्या थे, गुरुकुलों के आय के स्रोत क्या थे, तो वो था राजा महाराजाओं द्वारा अनुदान देना, ठीक है, या भिक्षा देना, भिक्षा मांगना, और गुरु दक्षिणा, ये तीनों के तीनों हो सकते हैं, ये सभी भी हैं। शिक्षा के उद्देश्य, वैदिक काल में जो शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। शिक्षा का विकास, ज्ञान का विकास, यह वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तब ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक काल शिक्षा में मनुष्य का तीसरा नेत्र किसे माना जाता है, तो उसका आंसर होगा ज्ञान को। और यह माना जाता था कि दो नेत्र, जो हमारे पास दो नेत्र है, वो केवल दृश्य जगत का ज्ञान भर कराते हैं, कि दृश्य जगत है कि जो हमारी मूर्त चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, उन चीजों का वो क्या है, ज्ञान कराते हैं। परंतु जो तीसरा नेत्र है, क्या है तीसरा नेत्र, ज्ञान। ज्ञान हमें क्या करवाता है, सूक्ष्म दृश्य और सूक्ष्म जगत दोनों का ज्ञान करवाता है। जो अगला है हमारे पास उद्देश्य, वो है स्वास्थ्य संरक्षण। ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण पर विशेष बल दिया जाता था, और उन्हें उचित आहार विहार और आचार विचार की शिक्षा दी जाती थी। देखो शिक्षा की जो वैदिक कालीन शिक्षा है, उसका उद्देश्य क्या था कि स्वास्थ्य संरक्षण, जो शिष्य होते थे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी शिक्षा का उद्देश्य उस टाइम पे होता था। और जो तीसरा उद्देश्य है वो है जीविका उपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। प्रारंभिक वैदिक काल में शिष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार कृषि, पशुपालन एवं अन्य कौशल की शिक्षा दी जाती थी। देखो जो प्रारंभिक वैदिक काल था उस समय पे किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, कृषि, पशुपालन और अन्य कौशलों की शिक्षा दी जाती थी, जिससे क्या किया जा सके, जीविका कमाई जा सके। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित व्यवस्था में बदल दिया गया था। देखो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वैदिक काल पर कितने वर्ण थे, वैदिक काल में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उस समय जो वैदिक काल को हमने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल है तो उस समय जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या, स्वार्थ के वशीभूत होकर जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, पहले पहले जो कर्म व्यवस्था, कर्म के आधार पर जो व्यवस्था थी कि जिस प्रकार का आप करेंगे तो उस तरह के वर्ण में आप चले जाएंगे। यदि आप शिक्षा का कार्य कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण होंगे, यदि आप राज्य की सुरक्षा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय होंगे, और यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आप वैश्य होंगे, और यदि आप खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो आप क्या होंगे, शूद्र होंगे। परंतु जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर, कि जिसका जन्म जहाँ पे हो गया उसके आधार पर, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। इस आधार पर कौन से उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वह उत्तर वैदिक काल में के अंतिम चरण में शूद्रों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया गया था। यह क्वेश्चन बन सकता है कि किस काल में शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित किया गया, तो वो होगा वैदिक काल के अंतिम चरण में या उत्तर वैदिक काल में।
संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। वैदिक काल में शिक्षा का एक उद्देश्य अपनी संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण था। उस काल में गुरुकुलों की शिक्षा कार्य पद्धति धर्म प्रधान थी। जो धर्म था वो क्या था? प्रधान था। उस काल में शिष्यों को वेद मंत्र रटाए जाते थे, संध्या वंदना की विधि सिखाई जाती थी और आश्रम अनुसार कार्य करने का उपदेश दिया जाता था। उस समय की जो संस्कृति थी वो क्या संस्कृति थी? वेद मंत्र रटाए जाते थे। जो वेद थे, वेदों में जो मंत्र थे वो रटाए जाते थे और संध्या वंदना की विधि भी सिखाई जाती थी और आश्रम के अनुसार कार्य करने का उपदेश दिया जाता था। नैतिक एवं चरित्र विकास। जो शिक्षा का उद्देश्य था उस टाइम पे वो क्या था? नैतिक एवं चरित्र का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य था। किस काल में? वैदिक काल में। वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य मनुष्य की धर्म सम्मत आचरण हुआ कि धर्म के अनुसार व्यवहार करना में प्रशिक्षित करने से लिया जाता है। उसके आचार विहार और आचार विचार को धर्म के आधार पर उचित शिक्षा देने से लिया जाता है। जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो शिक्षा है कि उच्च चरित्र होना चाहिए और नैतिकता का भाव लोगों में होना चाहिए, यह शिक्षा का क्या था? उद्देश्य था। आध्यात्मिक उन्नति, जो उसका अगला उद्देश्य था शिक्षा का वैदिक काल में, तो वो क्या था? आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य क्या था? वो था आध्यात्मिक उन्नति और बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाकर उसके चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। ठीक है, तो जो शिक्षा थी, शिक्षा का अंतिम जो उद्देश्य था वो क्या था? आध्यात्मिक उन्नति। और आध्यात्मिक उन्नति का अंतिम उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना था। कि जो शिक्षा होगी, शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति होगी और आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा क्या होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिक्षा की पाठ्यचारा, करिकुलम ऑफ एजुकेशन, कि जो वैदिक सिस्टम था, वैदिक एजुकेशन सिस्टम में जो करिकुलम था वो किस तरह का था? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यचारा। दो स्तरों में जो वैदिक काल शिक्षा का जो स्तर था वो दो स्तरों में विभाजित किया गया था, प्रारंभिक और उच्च। तो प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचारा किस प्रकार की थी? जो करिकुलम था वो किस प्रकार का था? वैदिक काल में प्राथमिक स्तर की पाठ्यचारा में भाषा, व्याकरण, छंद शास्त्र, गणना का सामान्य ज्ञान, सामाजिक व्यवहार एवं धार्मिक क्रियाओं के प्रशिक्षण का स्थान था। उत्तर वैदिक काल में उसमें नीति प्रधान कहानियों को भी जोड़ा गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचारा में नीति प्रधान कहानियों को कब जोड़ा गया? तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में उसको जोड़ा गया था। मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक था। जो लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु गुरुकुलों में प्रवेश दिलाना चाहते थे वे उन्हें संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण का अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान कराते थे। देखो कि जो बच्चे, देखो जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो कहाँ पे होती थी? वो परिवार में होती थी। और परिवार के द्वारा यदि उन बच्चों को क्या उच्च शिक्षा के लिए भेजना होता था तो उसके लिए क्या किया जाता था? संस्कृत भाषा का उनको क्या करवाया जाता था? अधिक ज्ञान करवाया जाता था और व्याकरण, जो संस्कृत का व्याकरण था उसका भी ज्ञान करवाया जाता था। ये क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बन सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा में जो भाषा थी वो किस भाषा का उनको ज्ञान करवाया जाता था? तो उसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा और उसका व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता था। जो दूसरा है वो है उच्च शिक्षा की पाठ्यचारा। उच्च शिक्षा आपको पहले भी मैंने बताया वो कहाँ पे दी जाती थी? वो गुरुकुल में दी जाती थी। उच्च शिक्षा की पाठ्यचारा में वैदिक काल में उच्च स्तर पर संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण तथा धर्म एवं नीति शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। जो वैदिक काल का उच्च स्तर था उसमें जो शिक्षा थी वो कैसी थी? संस्कृत भाषा में दी जाती थी और उसका व्याकरण की जो शिक्षा भी दी जाती थी। जबकि ये शिक्षा जो कहाँ थी? ये प्रारंभिक शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा थी वहाँ पे दी जाती थी, दोनों में दी जाती थी। ठीक है, उच्च शिक्षा में भी और जो प्रारंभिक शिक्षा है वहाँ पर भी दी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बनेगा कि जो संस्कृत भाषा की शिक्षा किस स्तर पर दी जाती थी? प्रारंभिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, दोनों में नहीं। तो उसका आंसर हो जाएगा दोनों में। प्रारंभिक स्तर पर भी दी जाती थी और उच्च स्तर पर भी दी जाती थी। इसमें जो प्रारंभिक साहित्य में विभिन्न ग्रंथों, कर्मकांडों, ज्योतिर्विज्ञानों, आयुर्विज्ञान, सैनिक विज्ञान,
सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला कौशल, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। इसमें कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती थी? यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि राजनीति शास्त्र की शिक्षा किस स्तर पे दी जाती थी? प्राथमिक स्तर पे, उच्च स्तर पे, दोनों में, या दोनों में नहीं? तो उसका आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा के स्तर पर जो राजनीतिक शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इसी तरह से और क्वेश्चन भी बन सकते हैं जिसमें कर्मकांड की शिक्षा हो सकता है, सैनिक शिक्षा हो सकता है, प्राणी शास्त्र हो सकता है। जितने भी है ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उच्च वैदिक काल में उच्च शिक्षा की इस पाठ्यचर्या में अनेक अन्य विषय सम्मिलित किए गए थे, जैसे इतिहास, पुराण, नक्षत्र, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, देव विद्या, बाह्य विद्या, भूत विद्या। इस विशिष्ट शिक्षा की संज्ञा दी जाती थी। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि विशिष्ट शिक्षा को किस काल में जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया और उच्च शिक्षा के पाठ्यचर्या में इसको जोड़ा गया था। शिष्यों में अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होते थे। उस समय पे जो शिष्य होते थे, कहाँ पे, जो गुरुकुल में होते थे, वो अपने अनुसार विषयों का अध्ययन या विषयों का चयन कर सकते थे। वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या प्रकृति के आधार पर, इससे पहले भी जो शिक्षा की जो पाठ्यचर्या थी वो स्तरों के आधार पर थी कि कितने स्तरों पे होती है, वो 2 स्तरों पे होती है। और यहाँ पे जो है वो क्या है, वो प्रकृति के आधार पर है। प्रकृति के आधार पर भी उसको कितने भागों में बांटा जाता है? 2 रूपों में बांटा जाता है, अपरा भौतिक पाठ्यचर्या और परा आध्यात्मिक पाठ्यचर्या। अपरा भौतिक पाठ्यचर्या में इसके अंतर्गत भाषा, व्याकरण, अंकशास्त्र, कृषि, पशुपालन, कला, कला में क्या, संगीत एवं नृत्य, कौशल में कताई, बुनाई, काष्ठ कार्य, काष्ठ कार्य मतलब जो लकड़ी से कार्य किए जाते थे, आधुनिक धातु कार्य एवं शिल्प, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सर्प शास्त्र, तर्क शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा का भी अध्ययन और व्यायाम, गुरुकुल व्यवस्था एवं गुरु सेवा की क्रियाएं भी सम्मिलित थी। ये किसमें थी? ये अपरा पाठ्यचर्या में थी। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो अंक शास्त्र की शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या की प्रकृति के अनुसार किस में दी जाती थी, परा में या अपरा में? तो उसका आंसर हो जाएगा अपरा भौतिक पाठ्यचर्या में इसकी शिक्षा दी जाती थी। तो हमारा पास यहाँ पे जो दूसरा है वो है परा आध्यात्मिक पाठ्यचर्या। इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य, वेद, वेदांग एवं उपनिषद, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन और इंद्रिय निग्रह, धर्म अनुकूल आचरण आदि, भक्ति, संध्या वंदना और यज्ञ आदि की क्रियाओं का प्रशिक्षण सम्मिलित था। ये यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि वैदिक साहित्य किस काल में या किस पाठ्यचर्या में सिखाया जाता था? तो वो हो जाएगा परा आध्यात्मिक पाठ्यचर्या में इसका अध्ययन करवाया जाता था, जिसमें किस चीज की, वेद, वेदांग एवं उपनिषद की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण विधियां। वैदिक काल में शिक्षक समान मौखिक रूप से होता था और प्रायः प्रश्न उत्तर, शंका समाधान, व्याख्या और वाद विवाद द्वारा वैदिक काल में निम्नलिखित शिक्षक विधियां होती थी। जो वैदिक काल में जो शिक्षण विधियां होती थी वो कैसी होती थी? वो मौखिक रूप से होती थी और प्रश्न उत्तर, शंका समाधान और व्याख्या वाद विवाद द्वारा होता था। जिसमें जो सबसे पहली विधि थी वो थी अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्य विधि। अनुकरण का मतलब होता है इमिटेट करना। जैसे एक छोटा बालक होता है, वो क्या है, जैसे बड़े एक्ट करते हैं वो भी उसी तरह से एक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो अनुकरण विधि हो जाती है, जो हमेशा सभी स्तरों पर होती है। अनुकरण विधि सीखने की स्वाभाविक विधि है। वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर भाषा व्यवहार की शिक्षा प्रायः इसी विधि से दी जाती थी। जो अनुकरण विधि से कौन कौन सी शिक्षा दी जाती थी? जो प्रारंभिक स्तर की जो शिक्षा थी, जो कितने वर्ष पे शुरू होती थी? वो 5 वर्ष की आयु में शुरू होती थी। और कहाँ पे दी जाती थी? परिवार में दी जाती थी। और वहाँ पे जो भाषा, जो मैंने आपको बताया था कि भाषा की शिक्षा कहाँ पे दी जाती थी? प्राथमिक स्तर पर। और व्यवहार की जो शिक्षा दी जाती थी वो किस विधि के द्वारा दी जाती थी? अनुकरण विधि के द्वारा वो दी जाती थी। उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग होता था। गुरु शिष्यों के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे।
और शिष्य उनका अनुकरण करते थे और बार बार उन्हें उच्चारित करते थे और उन्हें कंठस्थ करते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अनुकरण क्या होता है कि जैसा एक्ट बड़े करते हैं छोटा बच्चा भी उसी तरह से इमिटेट करता है, एक्ट करता है। तो वो क्या होती है, वो अनुकरण विधि होती थी है। जो गुरु होते थे वो उस समय पे क्या करते थे, वो वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे और उन्हें बार बार दोहराते थे। कौन? उसके बाद उनको उच्चारित करने के लिए कहा जाता था, जो उनके शिष्य थे उनको उच्चारित करने के लिए कहा जाता था और इसी तरह से क्या है, वो उनको कंठस्थ करवाते थे। और जो वैदिक काल की जो शिक्षा होती थी वो कैसी होती थी, वो मौखिक होती थी। हमारे यहाँ पर दूसरी विधि है व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। वैदिक काल में शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का कोई मंत्र कंठस्थ करने के बाद गुरु उसकी व्याख्या करते थे। जो मैंने पहले बताया कि पहले पहली जो विशेषता थी, वो जो पहली विधि थी वो थी अनुकरण विधि। कि अनुकरण विधि से क्या है, उनको वो कंठस्थ करवाते थे और उसकी जो व्याख्या, जो अगला जो स्टेप था उसकी व्याख्या कौन करते थे, वो गुरु करवाते थे और उसके भाव को स्पष्ट करते थे और उसके भाव अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उपमा, रूपक और दृष्टांतों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है कि किस विधि में उपमा, रूपक और दृष्टांतों का प्रयोग किया जाता है, तो वो व्याख्या जो विधि है, व्याख्या विधि में इसका प्रयोग किया जाता था। प्रश्न उत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। जैसे कि हम क्या देखते हैं कि प्राचीन समयों में या वैदिक टाइम पीरियड में शास्त्रार्थ भी करवाए जाते थे। जैसे यदि आपने अष्टावक्र का नाम सुना होगा तो अष्टावक्र ने भी किया था, शास्त्रार्थ के लिए उनको पुकारा था। तो जो उस समय की जो वैदिक कालीन जो विधि थी वो क्या थी, प्रश्न उत्तर थी, वाद विवाद थी और शास्त्रार्थ विधि थी। उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की शैली के आधार पर प्रश्न उत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधियों का विकास हुआ था। किसके आधार पर? उपनिषदों की शैली के आधार पर इनका क्या हुआ था, विकास हुआ था। किस विधि का? प्रश्न उत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि का विकास हुआ था। और प्रारंभिक वैदिक काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे और शिष्य शांतिपूर्वक सुनते थे। जो लेक्चर मेथड हम आज भी देखते हैं वो किस समय से चला आ रहा है, वो वैदिक टाइम पीरियड के समय से चला आ रहा है। उत्तर वैदिक काल में शिष्य अपनी शंकाएं प्रस्तुत करते थे और गुरु उनका समाधान करते थे। उच्च शिक्षा में उच्च स्तर के शिष्यों और गुरुओं के वाद विवाद भी होते थे। और जो वाद विवाद का हम आज देखते हैं वो जो चला है वो भी किस समय से चला है, वो भी वैदिक टाइम पीरियड से चला हुआ है। और अति गूढ़ विषयों की चर्चा हेतु अधिकारी विद्वानों के सम्मेलन भी बुलाए जाते थे। जैसे आज के टाइम में हम क्या देखते हैं कि जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो उस समय भी जो विद्वानों की कॉन्फ्रेंसेस बुलाई जाती थी और उनके बीच में शास्त्रार्थ होता था और शिष्य इनको सुनते थे और अपने तत्समी संबंधी ज्ञान को वृद्धि करते, जो उस समय का उनका ज्ञान होता था और इससे उनके ज्ञान की वृद्धि होती थी। हमारा जो अगली विधि है वो है कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, कला कौशल, सैन्य शिक्षा और आयु विज्ञान आदि क्रिया प्रधान विषयों की शिक्षा कला, प्रदर्शन और अभ्यास विधि से दी जाती थी। गुरु सर्वप्रथम सिखाई जाने वाली क्रियाओं के संपादन विधि बताते थे और फिर उसे स्वयं करके दिखाते थे। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे इमिटेट में क्या करते थे, पहले खुद करेंगे, उसके बाद उनको क्या है, उनका प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद उसको अभ्यास करवाएंगे। ठीक है, तो उनका अनुकरण किया जाता था और धीरे धीरे उसमें दक्षता प्राप्त कर ली जाती थी और अभ्यास के द्वारा क्या की जाती थी, उस कार्य को करने में दक्ष हो जाते थे। और जो हमारे पास अगली विधि है वो है श्रवण, मनन, निंदा, अध्यासन विधि। यह विधि भी उपनिषदकारों की देन है। उस काल में गुरु जो भी व्याख्या देते थे, वे वेद मंत्रों आदि जो भी व्याख्या करते थे, धर्म दर्शन अन्य विषयों के संबंध में जो भी जानकारी देते थे, शिष्य उनका ध्यान पूर्वक सुनते थे और उसके बाद मनन करते थे और चिंतन करते थे। तो ये जो विधि थी ये भी किस विधि का है, ये वैदिक काल में इस विधि का प्रयोग किया जाता था। तर्क विधि, उत्तर वैदिक काल में तर्क शास्त्र जैसे अच्छा विषयों के शिक्षण हेतु तर्क विधि का विकास हुआ था। किसके लिए? तर्क शास्त्र के लिए तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था। इसमें 5 पद थे। कौन कौन से? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुप्रयोग और निमन। और जो हमारे पास अब अगला है वो है गुरु शिष्य संबंध। और गुरु और शिष्य के बीच में किस प्रकार के संबंध थे? वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच बहुत मधुर संबंध
थे। गुरु शिष्यों को पुत्र मानते थे और शिष्य गुरु को पिता तुल्य मानते थे। वैदिक काल में गुरु शिष्यों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते थे। वह शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्र की व्यवस्था भी करते थे। परीक्षाएं एवं उपाधियां। वैदिक काल में आज की तरह परीक्षाएं नहीं होती थी। सर्वप्रथम तो मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते थे। देखो, जिस प्रकार से आज क्या होती है, आज लिखित परीक्षाएं होती थी, परंतु जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो परीक्षाएं होती थी वो आज की तरह नहीं होती थी, परंतु फिर भी जो होती थी वो कैसी होती थी, वो मौखिक रूप से होती थी। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा कि वैदिक काल में जो परीक्षाएं होती थी वो कैसी होती थी, लिखित, मौखिक, तो वहाँ पे या दोनों या कोई भी नहीं, तो उसका आंसर हो जाएगा लिखित मौखिक रूप में। जो वैदिक काल में जो शिक्षा परीक्षाएं होती थी वो मौखिक रूप में होती थी। इसके बाद उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। यह विद्वान छात्रों से प्रश्न पूछते थे, असंतुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित करते थे। देखो, पहले जो कौन थे, पहले जो उनके गुरु होते थे वो मौखिक रूप से उनकी परीक्षा लेते थे, और यदि वो उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं किया है तो उसके बाद उनको कहाँ, विद्वानों की एक सभा में पेश किया जाता था, और वहाँ उनसे क्या किए जाते थे, प्रश्न पूछे जाते थे, और संतुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित करते थे। वैदिक काल में सफल छात्रों को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण पत्र होती थी। जैसे आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि डिग्रियां जो दी जाती है या सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, परंतु वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई उपाधि या सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते थे। जो छात्र गुरुकुल में 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम का अध्ययन कर लेता था उसे, या एक वेद का अध्ययन कर लेता था, तो उसे स्नातक माना जाता था। कितने, 12 वर्ष तक किसी सामान्य पाठ्यक्रम का अध्ययन करना, कहाँ पे, गुरुकुल में, और किसी एक वेद का अध्ययन करना। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि यदि किसी छात्र ने 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम का अध्ययन कर लिया है तो उसे कौन सी उपाधि दी जाती थी, तो उसे स्नातक की उपाधि दी जाती थी। यदि 24 वर्षीय पाठ्यक्रम किन्हीं 2 वेदों का अध्ययन वो पूरा कर लेता था तो उसे क्या कहा जाता था, उसे वसु कहा जाता था। और उसी प्रकार यदि कोई छात्र 36 वर्षीय पाठ्यक्रम या किन्हीं 3 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था तो उन्हें रुद्र कहा जाता था। और जो 48 वर्ष पाठ्यक्रम या 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था। ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि 48 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने पर जो उनको उपाधि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आदित्य कहा जाता है। जो 36 वर्षीय है उसको क्या कहा जाता है, उसे रुद्र कहा जाता है। 24 वर्षीय पाठ्यक्रम को वसु, और 12 वर्षीय किसी सामान्य पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता था, स्नातक कहा जाता था। समावर्तन समारोह, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि समावर्तन समारोह क्या होता था कि जब शिष्य कहाँ से, गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था तो उस समय पे जो समारोह होता था उसे क्या कहा जाता था, उसे समावर्तन समारोह कहा जाता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। समावर्तन समारोह में सर्वप्रथम छात्रों को ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर गृहस्थ वस्त्र पहनाए जाते थे। वैदिक टाइम पीरियड में 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा था संन्यास। तो जिस समय बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाता था तो वो ब्रह्मचर्य जो आश्रम था उसका पालन करता था, और जब वो अपनी शिक्षा पूरी प्राप्त कर लेता था तो वो ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर गृहस्थ वस्त्र, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता था। इसके बाद गुरु उन्हें यज्ञ विधि के सामने बैठाते थे, वेद मंत्रों से देवताओं की आराधना होती थी। इसके बाद गुरु शिष्यों को उपदेश देते थे। उस काल में उपदेश देने के बाद गुरु शिष्यों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश की आज्ञा प्रदान करते थे। जब ये सारी चीजें हो जाती थी, पूजा पाठ हो जाता था, यज्ञ हो जाता था, उसके बाद जो गुरु होता था वो उनको क्या पर आदेश देता था, वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए उन्हें आज्ञा प्रदान करते थे और उन्हें अपना आशीर्वाद देते थे और उनको क्या घर विदा करते थे। तो जो ये सारा का सारा समारोह किया जाता था वो क्या था, उसे समावर्तन समारोह
कहते थे। और जो समावर्तन समारोह का शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है घर लौटना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है, वो बन सकता है कि समावर्तन समारोह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ हो जाएगा घर लौटना। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि समावर्तन समारोह की समाप्ति के बाद जो छात्र होता था, जो बालक होता था, वो किस आश्रम में प्रवेश करते थे, तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि समावर्तन समारोह के समय जो बालक होता था वो किस आश्रम में होता था, तो वो है ब्रह्मचर्य आश्रम में। स्त्री शिक्षा की वैदिक काल में जो स्त्री शिक्षा थी वो किस प्रकार की थी। वैदिक काल में जो प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था। जो प्रारंभिक शिक्षा मैंने आपको क्या बताया था कि जो वैदिक काल टाइम पीरियड है उसको हमने दो भागों में विभाजित किया है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में क्या था कि जो प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, समान अधिकार प्राप्त था, पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त था। परंतु उत्तर वैदिक काल में उन्हें वर्ण के अनुसार शिक्षा दी जाने लगी। जो वैदिक काल है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में उन्हें जो वेदों की शिक्षा है वर्ण के अनुसार दी जाने लगी और स्त्रियों को भी उस शिक्षा से क्या किया गया, वंचित किया गया। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा कि स्त्रियों को कब शिक्षा से वंचित किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ही स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया गया था। शूद्र वर्ण की स्त्रियों को ब्राह्मणीय व्यवस्था में उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। देखो शूद्र वर्ण की जो स्त्रियां थी उनको तो शिक्षा का अधिकार प्राप्त ही नहीं था, और शूद्र वर्ण के जो पुरुष थे उनको भी उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी उसमें भी जो स्त्रियां थी उनको उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। अल्तेकर ने एक तथ्य यह उजागर किया है कि वैदिक काल के अंतिम चरण में जो क्या है उत्तर वैदिक काल, उनमें बालिकाओं के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी, उनके विवाह की आयु निर्धारित 12 वर्ष की गई थी। और इसके साथ ही उन्हें वेदों का अध्ययन करने का भी निषेध किया गया था। जो मैंने पहले भी बताया कि उनको क्या है, वेदों को पढ़ने का या वेदों का अध्ययन करने से वंचित किया गया था। और उनके जो विवाह की आयु थी वो भी कितनी निर्धारित की गई थी, वो भी 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि यह किसने कहा कि वैदिक काल के अंतिम चरण में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा अल्तेकर ने। अल्तेकर ने यह तथ्य उजागर किया था। तो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कंट्री साइड एचपी एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।